जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए दोस्तों, उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। आज जो है दोस्तों, हम विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे बारी बारी से, और उसके बारे में और भी क्या प्रश्न बन सकती है उससे भी जुड़ी हुई पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं आज के पहले प्रश्न का। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका क्या नाम है? दोस्तों, स्वामी सहजानंद आपको पता होगा। स्वामी सहजानंद जो है, स्वामी सहजानंद ये जो है बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है बिहार के इतिहास में, उसके साथ ही साथ भारत के भी इतिहास में। कारण ये है दोस्तों, इनके बारे में जो जुड़ी हुई कुछ पॉइंट है जो पूछा जाता है उनको हम देख लेते हैं। इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, वो नौरंग राय था। ठीक है, नौरंग राय, नौरंग राय इसका वास्तविक नाम था। और इन्होंने ही दोस्तों पहली बार 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना 1929 में। ठीक है दोस्तों, ये बिहार का पहला किसान सभा था जो 1929 में स्थापना की गई थी। इनके बाद और भी जुड़ी हुई कुछ पॉइंट हैं, वो आप देख लीजिए। इनका जो आश्रम था दोस्तों, वो जो है बिहटा। ठीक है, बिहटा, बिहटा आपको पता है, बिहटा ये पटना के पास है। तो ये बिहटा में इन्होंने अपना आश्रम बनाया था। और इनसे हुई एक बहुत ही जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है दोस्तों कि इन्होंने 1936 में लखनऊ में इन्होंने अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा, याद रखेंगे, किसान सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने लखनऊ में 1936 में किया था। और इसकी अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई। और इसके सचिव जो थे, इसके पहले सचिव वो बनाए गए थे एन जी रंगा। ठीक है, एन जी रंगा। और दोस्तों, ये जो एन जी रंगा है, एन जी रंगा से भी एक चीज आप याद रखेंगे। एन जी रंगा ने गांधी जी का जो 1917, ठीक है, 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का इन्होंने विरोध किया था। तो ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किनके द्वारा किया गया? तो एन जी रंगा के द्वारा 1917 के गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को किया गया था दोस्तों। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा, नील विद्रोह को लेकर किया गया था। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गांधी जी के द्वारा निभाई गई थी। और गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया। और उनके द्वारा भारत में पहला जो सत्याग्रह था उसकी शुरुआत बिहार की पावन भूमि चंपारण थी दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो ये है, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी, उनकी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति जो है दोस्तों, अनुशीलन समिति, ये दोस्तों जो है ना अनुशीलन समिति, ये जो है बंगाल में बनाया गया था। ये बंगाल में अनुशीलन समिति बनाया गया। अनुशीलन से ही लगता है किसी का जो है किसी के विचारधाराओं को लेकर आगे जो लोग बढ़ते थे उनको अनुशीलन कहा जाता था। तो उस समय दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम सुने होंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के अनुशीलन पर जो समिति, जो एक कह सकते हैं जो संगठन था वो जो चल रहा था, उन्हीं को अनुशीलन समिति कहा गया था। और इसमें मुख्य रूप से जो सन्यासी वगैरह जो विद्रोह बंगाल में हो रही थी, तो उसी क्रम में ये बनाया गया था। हालांकि अनुशीलन समिति ये बंगाल में था, लेकिन बिहार में इसकी स्थापना 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी दोस्तों। 1913 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। और अगर ये पटना की, ये बिहार की बात हुई दोस्तों, अगर पहला पूछे तो ये 1906 में, ठीक है, 1906 में अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में की गई थी दोस्तों। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी से कुछ बातें आप जान लीजिए। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिनका नाम था आनंद मठ।
ठीक है। आनंद मठ जो पुस्तक है, ये पुस्तक वास्तविक में ये जो है सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई, वो जो है सन्यासी विद्रोह को लेकर लिखी गई थी। और इसी में दोस्तों वंदे मातरम, याद रखिएगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इनको जो है लिखा गया था, इसी पुस्तक से लिया गया था, आनंद मठ नामक पुस्तक से, ठीक है दोस्तों। वंदे मातरम, वंदे मातरम के बारे में थोड़ा हम जान लें। ये जो है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है, आगे है बिहार में 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी, याद रखेंगे, सोशलिस्ट पार्टी, ये देख लीजिएगा दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी जो है, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में, याद रखेंगे, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, पटना में जिसकी स्थापना हुई थी, और जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे। और जयप्रकाश नारायण जो है, याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष भी थे, सॉरी सचिव थे, सचिव थे। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, याद रखेंगे, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव इसके पहले सचिव अध्यक्ष थे। और इसके पहले सचिव जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अब इनसे जुड़े हुए और एक दो चीजें जान लीजिए। जयप्रकाश नारायण ने 1942 का काफी अहम योगदान 1942 के आंदोलन में इन्होंने निभाई थी। और जयप्रकाश नारायण ने एक 1974, याद रखेंगे, 1974 में दोस्तों संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 1934 में। 1934 में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का एक नारा भी दिया था दोस्तों, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, 1950 में इन्होंने सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना का विचार दिया था दोस्तों। यहाँ आप योजना है, ध्यान रखेंगे, सर्वोदय योजना 1950 में इन्होंने विचार दिया था। लेकिन अगर पूछ दे सर्वोदय शब्द को किनके द्वारा दिया गया, तो सर्वोदय जो शब्द था दोस्तों, वो जो है गांधी जी के द्वारा पहली बार दिया गया था। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, ठीक है दोस्तों। ये विचार जो है, सर्वोदय का विचार गांधी जी ने रखा था, लेकिन सर्वोदय योजना का विचार जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे, 1942 का जो आंदोलन हुआ था, उन्होंने जो है उसी क्रम में इन्होंने नेपाल में एक आजाद दास्ता, आजाद दास्ता, ठीक है, आजाद दास्ता, आजाद दास्ता नामक एक संगठन की भी स्थापना की थी, जो कि नेपाल के जंगलों में किया गया था। आजाद दास्ता जो कि 1942 के आंदोलन को एक सुचारू रूप देने के लिए बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, अगला है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, ठीक है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद ने जो है वास्तविक जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं माना है, पाकिस्तान का जन्मदाता उनको नहीं माना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि 1909, याद रखेंगे, 1909, जिसमें कि मार्ले मिंटो, याद रखेंगे, मार्ले,
ठीक है, मार्ले और मिंटो। मार्ले और मिंटो जो है दोस्तों दो अलग अलग नाम हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं दोस्तों। मार्ले जो है उस समय भारत सचिव थे, भारत सचिव थे, ठीक है। मार्ले जो है भारत सचिव के पद पे था और मिंटो जो है उस समय वाइसराय था, वाइसराय गवर्नर था उस समय मार्ले और मिंटो, ठीक है दोस्तों। तो हुआ क्या इस समय कि इन्होंने इस दोनों के माध्यम से फूट डालो और राज्य करो की जो नीति अपनाई गई थी उसी क्रम में वो आगे बढ़े और इन्होंने पृथक निर्वाचन का जो है सिद्धांत दे दिया। पृथक निर्वाचन, इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों, पृथक निर्वाचन का मतलब इन्होंने ये दिया कि हिंदू और मुस्लिम जो है अब वो दो अलग अलग संप्रदाय हो जाएंगे और अलग अलग वोट देने का जो अधिकार है उनको अलग दिया गया और इनको अलग दिया गया। तो ये था पृथक निर्वाचन का जो इन्होंने कंसेप्ट दिया लॉर्ड मिंटो ने और मार्ले ने। तो इन्हीं को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वास्तविक जन्मदाता मान लिया कि जो है वास्तविक पाकिस्तान का अगर जन्म हुआ एक अलग मुस्लिम कंट्री जो बनी भारत से ही टूटकर, वो जो है वास्तविक इसके आधार को इन्होंने ही रखा था, ठीक है दोस्तों। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इनको लॉर्ड मिंटो और मार्ले को इन्होंने वास्तविक जन्मदाता पाकिस्तान का माना, ठीक है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद से याद रखेंगे ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे वो थे केटी शाह, याद रखेंगे केटी शाह। केटी शाह को इन्होंने हराया था पहली बार जब राष्ट्रपति की चुनाव लड़े थे, तो केटी शाह को इन्होंने पराजित किया था, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे 1952 में ये पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित रहे और अभी तक के इतिहास में लगातार 2 कार्यकाल तक चुने जाने वाले राष्ट्रपति एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, जो 1962 से लगभग 1962 तक ये रहे थे दोस्तों, ठीक है। 1962 से 62 तक, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे आइए, अब आगे हम लोग देखते हैं और आगे के प्रश्नों को जानते हैं। अगला है दोस्तों, बिहार से भारतीय संविधान में सदस्य कौन कौन थे। दोस्तों बिहार से भारत मतलब भारत से जो है भारत में जो है बिहार से टोटल 36, ठीक है, 36 सदस्य थे, टोटल 36 सदस्य थे बिहार से, जिसमें कि कुछ प्रमुख नाम हैं उनको आप याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद हो गया बाबू जगजीवन राम, इसके बाद हो गया आपका याद रखेंगे केटी शाह, जो अभी तुरंत हम लोग देखे केटी शाह, जगजीवन राम, जगजीवन राम, ये याद रखेंगे दोस्तों। जगजीवन राम जो है ये एकमात्र ऐसे सांसद हैं, संसद के रूप में कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा समय तक मंत्री के पद पर रहे थे। बाबू जगजीवन राम मंत्री के पद पर रहने वाले सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले बाबू जगजीवन राम थे दोस्तों, ठीक है। अभी हाल ही में इनकी बेटी थी मीरा कुमार, याद रखेंगे मीरा कुमार, इनकी बेटी थी जो लोकसभा के अध्यक्ष बने, पहले महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, आपको पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को वो जो पहला संविधान की बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई, जो कि पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी वास्तविक जो है शुरुआत की जाती है बैठक की, और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं, अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये सदस्य, ठीक है, टोटल 36 सदस्य। अब आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मात्र एक अधिवेशन, जो कि सेकेंड अधिवेशन था दोस्तों, इसी में इन्होंने कांग्रेस ने जो है अध्यक्षता मतलब कांग्रेस ने हिस्सा लिया था।
याद रखेंगे कांग्रेस, ये जो गोलमेज सेकंड गोलमेज हुआ था, गोलमेज 3 हुआ था दोस्तों, 3 गोलमेज हुआ था 1930, 1930, 1931 और 1932। ठीक है, याद रखेंगे 1930, 1931, 1932 ये फर्स्ट हुआ था, ये सेकंड हुआ था और ये थर्ड हुआ था। ठीक है दोस्तों, थर्ड। याद रखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, थर्ड इसमें भी भाग नहीं लिया, लेकिन सेकंड जो था दोस्तों, इसमें कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी गए थे और गांधी जी ने इनमें हिस्सा लिया था। याद रखेंगे ये जो है जेम्स पैलेस नामक स्थान पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित की गई थी। और इसमें दोस्तों गांधी जी, पूछा जाता है कभी बार प्रश्न कि गांधी जी किस जहाज से भी गए थे, तो SS राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे दोस्तों। ठीक है, SS राजपुताना। और महिलाओं की प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो सरोजनी नायडू उनके साथ गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद इसमें दोस्तों इसी में जो है विंस्टन चर्चिल के द्वारा, याद रखेंगे, निग्ड फकीर या अर्धनग्न फकीर की उपाधि यहीं पर दी गई थी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में ही। और इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जान लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अंबेडकर जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने भी तीनों सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, तो अब याद रखेंगे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन से पहले जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उनको मनाने का कार्य लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को, याद होगा आपको, दिल्ली समझौता, इनका दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, नहीं तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, गांधी इरविन समझौता नहीं तो दिल्ली समझौता कहा जाता है 5 मार्च 1931 को, जो बैठक हुई थी गांधी जी और इरविन के बीच। और इन्हीं दोनों के बैठक के बीच की संज्ञा जो है, ये सरोजनी नायडू के द्वारा 2 महान आत्माओं का मिलन या 2 महान संतों का मिलन की संज्ञा सरोजनी नायडू के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अब आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? तो आप बंगाल विभाजन से जुड़ी हुई जो जो इंपॉर्टेंट जो डेट है उसको आप एक जगह याद रखेंगे। सबसे पहले दोस्तों 20 जुलाई, कहीं कहीं दोस्तों 19 जुलाई भी मिलता है, देखिएगा 20 जुलाई 1905। ठीक है, 20 जुलाई। उसके बाद आप याद रखेंगे 7 अगस्त, और एक डेट रखेंगे 16 अक्टूबर। ये तीन डेट जो है दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। बंगाल विभाजन जो घोषणा की गई थी दोस्तों, ये 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन जो उस समय के गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा ये घोषणा की गई कि बंगाल का हम विभाजन करेंगे। तो क्यों किया इन्होंने? ताकि फूट डालो और राज करो की नीति को कर्जन के द्वारा बहुत ज्यादा अपनाया गया था। और इन्होंने क्या किया, मुस्लिम और जो हिंदू वर्ग के लोग थे उनकी एकता को तोड़ने के लिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, ये बंगाल विभाजन जो है भारत की राजनीति में एक क्रांति के रूप में उभर के आई। और 7 अगस्त को इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो है वो जागृत की गई। और स्वदेशी आंदोलन ने जो है एक अलग ही रूप ले लिया, जो कि एक और नई क्रांति का भाव सभी व्यक्तियों में डाल दिया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू किया गया। मतलब दोस्तों 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई, 7 अगस्त 1905 को इसी के खिलाफ ये जो घोषणा की गई उसके खिलाफ भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया। और जो है दोस्तों 16 अक्टूबर को कर्जन के द्वारा ये लागू कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा जब विवाद बहुत ज्यादा छिड़ गया तो जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 का, उसमें लॉर्ड हार्डिंग जो आए थे
उन्होंने जो उस समय के हार्डिंग जो उस समय के गवर्नर थे, और उन्हीं के समय जॉर्ज पंचम जो आए थे, उन्होंने इस व्यवस्था को रद्द कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में दोस्तों। ठीक है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और 1912 में, याद रखेंगे, जस्ट अगले साल 1912 में जो है बिहार को अलग कर दिया गया बंगाल से। और इस बिहार में उस समय उड़ीसा भी था, याद रखेंगे, उस समय उड़ीसा भी था जो कि बिहार को अलग कर दिया। बाद में दोस्तों 1 अप्रैल 1936 यहां से दोस्तों ये जो उड़ीसा है ये भी अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी अलग हो गया। और एक संवैधानिक तौर पर 1956 में बिहार को एक अलग राज्य का, वास्तविक राज्य का दर्जा 1936 के संविधान में दिया गया, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दिल्ली दरबार से जुड़ी हुई जितने भी इससे प्रश्न बनते थे। एक चीज और जान लीजिए, दिल्ली दरबार दोस्तों 3 हुआ है, 3 दिल्ली दरबार। 1977 में पहला दिल्ली दरबार, 1903-04 में लॉर्ड कर्जन के समय दूसरा दिल्ली दरबार, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय तीसरा दिल्ली दरबार। तो पहला दिल्ली दरबार 1977 के आसपास जो है ये लॉर्ड लिटन के समय हुआ। 1903-04 में दूसरा दिल्ली दरबार जो कि किया गया था आपको लॉर्ड कर्जन के समय, और तीसरा लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे आइए, एक चीज और जान लेंगे दोस्तों इसी जगह, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, और जो है इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ज्यादा मात्रा में किया गया। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, इसी आंदोलन में वंदे मातरम इसका राष्ट्रीय गीत भी बना था दोस्तों। तो पूछा जाता है वंदे मातरम किस आंदोलन का मुख्य गीत बना था, तो वो स्वदेशी आंदोलन था। और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने सिविल सेवा आंदोलन को भी भारत में शुरू किया था। सिविल सेवा आंदोलन, कारण ये था कि उनको जो है अंग्रेजों के द्वारा निकाल दिया गया था। मतलब उनको कहा गया कि आपको घुड़सवारी अच्छी नहीं आती है, इस कारण से उनको सिविल सेवा से ICS की जो परीक्षा थी उनको वो पास करने के बावजूद भी उनको निकाल दिया गया था अयोग्यता के कारण। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उन्होंने सिविल सेवा आंदोलन भी भारत में चलाया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कि भारतीय उच्चायुक्त पद की स्थापना, भारत में उच्चायुक्त पद की स्थापना किस अधिनियम के तहत लाया गया था। उच्चायुक्त का पद दोस्तों 1919 के अधिनियम से, ठीक है, अधिनियम से 1919 का जो अधिनियम था, इसी से दोस्तों उच्चायुक्त का पद भारत में बनाया गया था। उच्चायुक्त का पद भारत में बनाया गया था 1919 के अधिवेशन से। याद रखेंगे, इससे जो अधिनियम है, इस अधिनियम से 2-3 पॉइंट याद रखेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें दोस्तों सांप्रदायिकता के आधार पर सिखों को भी इसमें जोड़ा गया 1919 के अधिनियम में। इसके बाद दोस्तों पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, पहली बार जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत में 1919 के अधिनियम से आया था। एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, पूरे विश्व में महिलाओं को पहली बार वोट डालने का अधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया था। ठीक है, पूरे विश्व में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने वाला सबसे पहला देश न्यूजीलैंड था। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम से लाया गया था। और भारत पूरे विश्व में बैलेट पेपर से चुनाव कराने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ 2 पॉइंट। इसमें अगला पॉइंट जानेंगे दोस्तों कि ये जो है प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। दोस्तों द्वैध शासन हम लोग जानते होंगे 1765 से 1772 तक के काल को जो है ये बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था 1765 में, जबकि इसको समाप्त वारन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। ये दोस्तों द्वैध शासन क्या है
कि द्वैत शासन ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जैसे हम एक रोड बना दिए, इस रोड में बनाने में जो खर्च होगा वो सरकार की होगी, आम जनों के पैसा से जो है रोड बनाया जाएगा, लेकिन इससे जो टैक्स वसूलने का अधिकार होगा वो जो है जो औपनिवेशिक शासक है या जिनके द्वारा कब्जा की गई है, तो वो टैक्स वसूलने का अधिकार ये अंग्रेज करते थे उस समय। तो ये द्वैत शासन व्यवस्था कहलाती थी। मतलब आप जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आप कीजिए, लेकिन अगर बात टैक्स वसूलने की होगी, पैसा जुटाने की होगी, तो हम वो टैक्स हम जुटाएंगे दोस्तों। तो ये था द्वैत शासन पॉलिसी, जो कि जो है 1765 से ये जो 72 का काल था, ये डकैतों का काल भी कहा जाता है। एक इतिहासकार थे, एक इतिहासकार के द्वारा जो है डकैतों का काल भी के एम पन्नीकर के द्वारा डकैतों का काल भी कहा गया था 1765 से 1772 तक के काल को। तो इसी में दोस्तों जो है द्वैत शासन व्यवस्था प्रांतों में लागू किया गया था 1919 के अधिनियम से। और दोस्तों आप एक चीज और याद रखेंगे इसमें कि ये एकमात्र ऐसा अधिनियम था जो कि 1921 में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1921 में ये लागू हुआ था। पूछा जाता है कि 1919 का अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1921 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे आइए दोस्तों, अब आगे आइए। अगला है कि गांधी जी के द्वारा किया गया कांग्रेस की कौन सी अधिवेशन थी, कहाँ की अधिवेशन थी। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की अधिवेशन मात्र एक किया गया था, और वो एक था दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलगांव का अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो गांधी जी के द्वारा किया गया। ये बेलगांव वर्तमान में भी कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कर्नाटक में भी बेलगांव पड़ता है। और गांधी जी के द्वारा 1924 में पहली बार और अंतिम बार गांधी जी के द्वारा ये कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आपको पता होगा दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, दिसंबर 1885 में। और ये संस्कृत तेजपाल विद्यालय मुंबई में की गई थी दोस्तों। ठीक है, और इसकी पहली बैठक भी बंबई में की गई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जिसके पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, और इस कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड से आई थी। और अगर पूछ दे प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये जो है सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और पूरे कांग्रेस के इतिहास की तीसरी महिला कौन थी, तो 1933 का जो है नलिनी सेन गुप्ता कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला थी दोस्तों। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। 1885 में तात्कालिक जो गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन के समय ये किया गया था। ठीक है, और इसके महासचिव जो थे ए ओ ह्यूम, जिसकी जीवनी बेबर्डन के द्वारा लिखी गई थी। ए ओ ह्यूम जो है 1885 से 1907 तक जो है महासचिव के पद पे भी रहे थे। ए ओ ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं। नाउ एंड नेवर पंपलेट किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ये पूछा गया है बीपीएससी 63वीं में। नाउ एंड नेवर पंपलेट जो है किसके द्वारा ये लिखा गया था। नाउ एंड नेवर जो है दोस्तों नाउ एंड नेवर, ठीक है, नाउ एंड नेवर दोस्तों ये चौधरी रहमत अली याद रखेंगे। चौधरी रहमत अली जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र ने ही पहली बार नाउ एंड नेवर मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं नामक एक जो है पंपलेट प्रकाशित किया था। इन्होंने इसी में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख करने वाला जो है पहला व्यक्ति, पाकिस्तान शब्द को देने वाला पहला व्यक्ति चौधरी रहमत अली थे। चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान को प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान कहकर पुकारा गया था। ठीक है,
और इसी में दोस्तों याद रखेंगे 1931 के इलाहाबाद अधिवेशन जो मुस्लिम लीग का हुआ था, उसी में मोहम्मद इकबाल के द्वारा एक अलग मुस्लिम वर्ग के लिए एक अलग कंट्री की मांग पहली बार 1931 में की गई थी। तो प्रश्न बनता है कि पहली बार एक अलग मुस्लिम के लिए देश की मांग किसके द्वारा की गई? तो जो है ये दोस्तों मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1931 में की गई थी। और अगर पूछा जाए पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, तो ये चौधरी रहमत अली है। और अगर पूछा जाए पाकिस्तान की मांग प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा की गई, तो 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसी लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी। और याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे 1943 ठीक है 1943 का कराची अधिवेशन हुआ था। और इसी कराची अधिवेशन में जो है याद रखेंगे बांटो और भागो का नारा दिया गया था 1943 के कराची अधिवेशन में। याद रखेंगे कराची अधिवेशन में बांटो और भागो का नारा दिया गया था। और 1947 14 अगस्त 1947 याद रखेंगे 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में बना था। ठीक है, एक अलग देश के रूप में 14 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, और इसके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली बने और इसके पहले जो गवर्नर थे वो मोहम्मद अली जिन्ना बने। और इसकी जो याद रखेंगे पहला जो राजधानी बना वो कराची बना था 1947 से लेकर 1950 तक। ठीक है, 1950 तक कराची रहा। उसके बाद 1950 से 1960 के बीच इस्लामाबाद रहा और 1960 से अभी तक रावलपिंडी रहा था। 1950 से 1960 तक रावलपिंडी रही और जो है 1960 से इस्लामाबाद इसकी राजधानी कर दी गई, जो अभी भी वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी अभी तक है। ठीक है, रावलपिंडी याद रखेंगे। रावलपिंडी से परीक्षा में पूछा जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो एक बहुत ही जो है तेज गेंदबाज है वहां के, जिनका नाम था शोएब अख्तर। ठीक है, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस से। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे आगे आते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। अब आगे आइए, अगला देखते हैं सती जो है सती को गैर कानूनी घोषित करने वाले वायसराय कौन थे? सती प्रथा जो है दोस्तों, सती प्रथा याद रखेंगे, सती प्रथा को अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा धारा 17 का प्रयोग करके 1929 में याद रखेंगे 1929 में पहली बार बंगाल, ठीक है, बंगाल में 1929 में पहली बार सती प्रथा को प्रतिबंधित किया और 1930 से पूरे भारत में इसको लागू कर दिया दोस्तों। ठीक है, 1929 में दोस्तों बंगाल में लागू किया और 1930 से पूरे भारत में इसको लागू किया गया। 1930 में धारा 17 से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया इसको। और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका याद रखेंगे भारत के एक महान सुधारक थे जिसका नाम राजा राम मोहन राय था। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसमें सबसे ज्यादा अहम योगदान दिया गया, क्योंकि सती प्रथा का सबसे पहली बार जो है विरोध इन्होंने ही किया था। भारत में सबसे ज्यादा तीव्र गति से विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। राजा राम मोहन राय से कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं, याद रखेंगे। इन्हें जो है भारत का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे कि अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए अपनी वकालत के रूप में राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। और उसी क्रम में 1933 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रिस्टल में इसकी समाधि अभी भी है। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड में ही हो गई थी, ब्रिस्टल नामक स्थान पर, और ब्रिस्टल में ही इसकी समाधि है दोस्तों। ठीक है, राजा राम मोहन राय याद रखेंगे। ठीक है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है, आगे है दोस्तों पंचायती राज। दोस्तों पंचायती राज जो है किस विषय का सूची है? तो याद रखेंगे पंचायती राज जो है, पंचायती राज याद रखेंगे, पंचायती राज जो सूची है दोस्तों वो राज्य विषय का सूची है। ठीक है, राज्य विषय का सूची है पंचायती राज। ठीक है, राज्य सूची का विषय है। इसमें टोटल 66 जो इसमें 66 विषय सबसे पहले था, लेकिन दोस्तों अभी इसमें 61 विषय है। ठीक है, अभी 61 विषय है। पंचायती राज के शिल्पकार कौन है? तो वो दोस्तों याद रखेंगे, पंचायती राज के जो शिल्पकार थे वो थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। इनसे जुड़ी हुई दोस्तों याद रखेंगे कुछ पॉइंट। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। बलवंत राय मेहता की जो समिति बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना 1957 में की गई। इन्होंने दोस्तों तीन स्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव दिया था दोस्तों। ठीक है, पंचायती राज को 3 स्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। और याद रखेंगे दोस्तों इसी के बाद 1977 में अशोक मेहता समिति 20 साल के बाद बनाई गई। इसमें अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति बनाई गई। उन्होंने 2 स्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव दिया था दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 85-86 में सिंधवी समिति भी बनती है। इसी सब चीजों को देखते हुए सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1993 याद रखेंगे 1993 को जो है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किया गया। और इसी में दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसी समय से 24 अप्रैल को लागू किया गया। और 24 अप्रैल को इसीलिए हम लोग पंचायत दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे ये तो संवैधानिक दर्जा के तहत दिया गया। याद रखेंगे सबसे पहली बार जो है दोस्तों पंचायती राज का गठन राजस्थान के नागौर, ठीक है, नागौर में किया गया था दोस्तों। ठीक है, पंचायती राज का पहला गठन जो है पंचायती राज का वो नागौर में किया गया था, जो कि दोस्तों हमारा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, पहला जो है राजस्थान के नागौर में और दूसरा जो है ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ये पंचायती राज से संबंधित कुछ पॉइंट है जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है इसी कड़ी में हम आगे आके ऐसे ही प्रश्नों को और करेंगे। और लगभग जितने भी परीक्षाओं में पूछी गई है पीपीएससी के एग्जाम में या अन्य एग्जाम में, वो सभी प्रीवियस पेपर को लाके हम आपके सामने रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो तब तक पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।